नमस्कार। लेट 60s में एक भारतीय योगी अमेरिका में मेडिकल रिसर्च लैब में डॉक्टरों के सामने अपने दोनों हाथ का टेम्परेचर अलग अलग करके दिखाता है। अपनी सोच से अपने हार्ट रेट को चेंज करके दिखाता है। एक हाथ का टेम्परेचर अलग है, दूसरे हाथ का टेम्परेचर अलग है। मेडिकल रहस्य के लिए ये एक अजूबा है। हैरान रह गए डॉक्टर कि ऐसा कैसे हो रहा है। टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये सभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। इसका मतलब कि वो अपने आप काम करते हैं, हम उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक योगी, एक भारतीय मुल्क का एक सन्यासी कुछ ऐसे चीजें कर रहा है जो मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस के लिए असंभव है। ये स्वामी थे स्वामी राम। उनकी पुस्तक है साइंस ऑफ ब्रेथ, हिंदी में कहा जाए तो स्वरोदय, जो भारत में परंपरा से तो योग के विद्यार्थियों में तो बात कॉमन है, लेकिन मेडिकल साइंस के लिए यह बात अचंभित करने वाली थी। डॉक्टर्स ने इंटरेस्ट लेकर स्वामी राम से पूछा, सीखा, ये क्या हो रहा है, आप कैसे कर रहे हैं। इसके बारे में उनमें उत्सुकता उठ चुकी थी। स्वामी राम और दो रेस्पेक्टेड फेमस अमेरिकन डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, इन तीनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, जिसमें श्वास, हमारे श्वास में जो प्राण ऊर्जा है उसके महत्व के बारे में, उसको प्राण के प्रकार और इस प्राण ऊर्जा को बदलने की विधि, यह सब इस पुस्तक में बताई है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। लेकिन इन 5 तत्वों को आपस में जोड़ के रखने वाला कौन है? और इस भौतिक शरीर के अलावा हमारे पास थिंकिंग माइंड है, मन जो हर पल ऑटो पायलट मोड पे चलता रहता है। ज्यादातर लोग तो इस बात को अनुभव किए होंगे, हम नहीं भी कुछ करते हैं तो भी मन सोचता रहता है। तो ये शरीर और मन को जोड़ने वाला कुछ है या नहीं? वह है प्राण। स्वामी राम बताते हैं यह प्राण ही मुख्य है, जिसके एग्जिस्टेंस को भी अभी मेडिकल साइंस नहीं पकड़ पाया है। प्राण ऊर्जा होती है, हमारे पास प्राण ऊर्जा से बना हुआ प्राण शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है, अभी तो मेडिकल को यह भी नहीं पता। इस पुस्तक के फॉरवर्ड में एक डॉक्टर लिखते हैं, स्वामी राम जिस काबिलियत को हम अपनी सोच से, अपनी चाहत से अपने शरीर में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, करके दिखा रहे हैं और इन संभावनाओं को बता रहे हैं। मेडिकल साइंस जिस गति से अभी आगे बढ़ रहा है, उनका कहना है कि अभी कई 100 साल लगेंगे जब मेडिकल साइंस वास्तव में इन चीज़ों को पूरी तरह से समझ पाएगा। मेडिकल साइंस में तो बस लंग के फिजिकल स्ट्रक्चर को काटने के बाद, शरीर को खोलने के बाद जो चीज़ें दिखती हैं, हमारे फेफड़े हैं, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, बस इतना ही जानते हैं।
श्वास अंदर जाती है, ब्रोंकियोल फैलते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अगर सांस अंदर जा रही है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होते हैं, अगर सांस बाहर आ रही है तो ब्लड वेन के माध्यम से आया हुआ ब्लड वापस ब्रोंकियोल में आ जाता है। मेडिकल साइंस सिर्फ ऑक्सीजन के फ्लो को जानता है, लेकिन यौगिक परंपराएं, यौगिक साइंस इस ऑक्सीजन के पीछे, ऑक्सीजन के साथ प्राण ऊर्जा की सत्ता को स्वीकारता है। और यह प्राण भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन 5 में प्राण और अपान ये ज्यादा मुख्य है। प्राण यानी कि जिसके माध्यम से शरीर को ऊर्जा मिलती है, जीवन ऊर्जा। अंदर जाने वाली श्वास में प्राण ऊर्जा मुख्य होती है, और जो बाहर जाने वाली श्वास है, और बाहर हमारे उत्सर्जन के लिए एक्सक्रीशन, स्टूल, यूरिन, पसीने, इनके बाहर जाने के लिए भी जो ऊर्जा चाहिए वो अपान ऊर्जा है, जो बाहर जाती हुई श्वास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्या होता है मृत्यु के समय या जब कोई व्यक्ति ज्यादा अधिक बीमार है? फिजिकल ऑर्गन तो होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वो सांस लेने में अक्षम नहीं रहता। क्या बदलता है? ये प्राण ऊर्जा है। साइंस ऑफ ब्रेथ पुस्तक में प्राण ऊर्जा के महत्व को बताया गया है। स्वामी राम लिखते हैं कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी है दुनिया में, लेकिन यह तो इतना महत्वपूर्ण विषय है। हम हर पल सांस ले रहे हैं, 24 घंटे। जब सोते भी रहते हैं तब भी सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, सांसें चल रही हैं। हमारे हर एक इमोशन सांसों से जुड़े होते हैं। जब आपको गुस्सा आया होगा, नोटिस कीजिएगा आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं। जब कभी डर लगता है, कभी अचानक से डर लग गया हो, तब भी आप नोटिस करेंगे ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। यानी कि इमोशन और हमारी सांसें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये इंटरकनेक्शन का बेसिस क्या है? यह बात हमें साइंस ऑफ ब्रेथ से पता चल सकती है। यह पुस्तक सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन जो बात है, जो ज्ञान है, वो परंपरा से तो बहुत जगह पर हम सुन सकते हैं और इस पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। हमें अपनी वाइटैलिटी, जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ाने की, प्राण वायु अच्छी मात्रा में हमारे भीतर जाए, इसकी जरूरत है। और इसके लिए स्वामी राम सिखाते हैं कि हमारी जो श्वास की नली है वो अच्छे से खुली होनी चाहिए। बहुत लोगों को कभी कभी नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कोल्ड की वजह से या किसी दूसरे कारणों से पॉलिप हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया जाए, क्योंकि जब तक अंदर जाने का पैसेज, रास्ता ही खुला नहीं रहेगा तो प्राण ऊर्जा कैसे भीतर जाएगी? और इसके लिए योग में जल नीति एक कॉमन प्रैक्टिस है। जल नीति, अगर किसी भी योग विद्यालय में आप जाएं तो सडकर्म के अंदर ये जल नीति कराई जाती है, और एक बार आप कर लें तो ये बहुत आसान है। हाँ, पहली बार किसी एक्सपर्ट या टीचर के सामने ही करना चाहिए। यूट्यूब से देखकर कृपया ट्राई ना करें। थोड़ी थ्योरी हम जान लें, अगर जल नीति अगर आपने कभी नहीं किया हो तो। एक जो ये जो स्पेसिफिक पॉट है, इसकी जो
निकली हुई नली है, हम एक तरफ से नाक में लगाते हैं पानी, और ये पानी स्पेसिफिक होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना और हल्का सा नमकीन, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और ठंडा पानी नहीं। गुनगुना हल्का सा नमकीन पानी को हम जब नाक से एक तरफ देते हैं तो सिर्फ टिल्ट करने से, कोई श्वास की कोई विशेष क्रिया नहीं करनी होती, बस हम मुंह से खोलकर धीरे धीरे आराम से माउथ ब्रीदिंग करते हैं, तो अपने आप पानी हम जो है वो अंदर के पैसे से निकल के दूसरी नाक से गिरने लग जाता है। मैंने कई बार किया है और बीच बीच में मैं करता हूँ। जब भी कभी ऐसा लगे कि मेरा नेज़ल पैसेज ब्लॉक हुआ है, मौसम के बदलने के समय या कभी भी हो जाता है, तो मेरे पास जल नीति का पॉट है और मैं कर लेता हूँ। बचपन में ही मैंने एक योग शिक्षक से सीखा था। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी नाक की नली, श्वास की नली खुली रहनी चाहिए, एक्टिव रहनी चाहिए। और इसके बाद फिर अलग अलग आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध बताए हैं स्वामी राम ने, जिनका अभ्यास करके हम अपने भीतर प्राण वायु का संचार बढ़ा सकते हैं। एक सबसे बेसिक और कॉमन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जिसको आजकल के मेडिकल रिसर्च में कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग कहा जा रहा है। कितना प्यारा नाम है, कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम के अभ्यास से हमारी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, हमारे भीतर लगभग 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं हठ योग परिदीपिका में। शिव सूत्र में तो 2,78,000 नाड़ियां बताई गई हैं। संभवतया साधना से जब हमारे सूक्ष्म शरीर का विकास हो रहा है तो नाड़ियों की संख्या बढ़ जाती होगी। खैर, अभी हमारे लिए तो प्रैक्टिकली यह महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर प्राण ऊर्जा के आने जाने बहने के लिए कई नाड़ियां हैं, और इन नाड़ियों को थोड़ा समझने की, उनको संतुलित रखने की और उनको जागृत करने की आवश्यकता है। अनुलोम विलोम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हमारी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जुड़ी होती है, इसे चंद्र श्वास भी कहते हैं। यह शरीर में शीतलता लाती है। और पिंगला नाड़ी हमारे राइट नॉस्ट्रिल से जुड़ी होती है और हमारी बॉडी में ये एक्टिवेशन, एक्टिव एनर्जी, रजस ऊर्जा लाती है। अगर आपको एक्टिव होना हो, अगर आप लो फील कर रहे हो, ट्राई करके देखिएगा। आप बाएं करवट लेट जाएं। बाएं करवट लेटने से हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी। पिंगला नाड़ी, और पिंगला नाड़ी के एक्टिव होने से आप पाएंगे कि आप ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं मूवमेंट करने के लिए, एक्टिव काम करने के लिए। भोजन से पहले हमारी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होनी चाहिए, तो हमारा पाचन अच्छा होता है। पानी पीने से पहले अगर हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो तो पानी का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में प्रॉपर होगा। हर एक क्रिया से जुड़ी हुई है कौन सी नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, किस कार्य को करने के लिए कौन सी नाड़ी को एक्टिव करें, इसके पीछे एक विस्तृत शास्त्र विज्ञान है। सिंपल रूप से अपने नेजल पैसेज को खुला एक्टिव रखते हुए, अनुलोम विलोम प्राणायाम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास करते हुए, इड़ा पिंगला को संतुलित करते हुए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की कला सीखें। स्वामी राम कहते हैं, जब हम अपने लंग्स के कंप्लीट यूजेज कर रहे हों, खासकर लोअर पोर्शन का यूज कई बार हम नहीं करते हैं अगर हमारी सुपरफिशियल ब्रीदिंग हो तो, चेस्ट ब्रीदिंग, सांस सिर्फ चेस्ट के ऊपरी पार्ट में आ रही है,
अगर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है, अगर हम सांस फेफड़े के निचले सतहों में भी जा रही है, तो हमारा पेट एक्सपैंड होता है, हम नाभि श्वास के साथ चलती है। इसको एक तरीके से और भी आप समझ सकते हैं, किसी सोते हुए बच्चे को देखिएगा, जब वो सो रहा होता है उसका पेट नाभि के पास पूरा प्रॉपर मूवमेंट आगे पीछे होता है हर एक श्वास के साथ। और आप अपनी सांसें तेज चेक कीजिएगा, क्या आपकी सांसों के साथ आपके पेट का कितना मूवमेंट होता है। अगर होता है तो आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है, नेवल ब्रीदिंग, वो हो रहा है। और सांस लेने की यही प्रॉपर विधि है। अगर हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग नहीं करते, नहीं जानते, तो हम अपने लंग्स का आधा या 1/3 ही यूज कर रहे हैं। जितनी हमारे पास रिसोर्स है, लंग भी एक रिसोर्स है, जितनी सांस ले सकते हैं उतनी सांस लेना हम। और एक महत्वपूर्ण बात है, नाभि से 2 इंच 3 इंच नीचे एक केंद्र होता है हारा। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जब हम करते हैं, हमारी श्वास अगर हारा को टच कर रही हो तो हम ग्राउंडेड रहते हैं, हमारे भीतर पृथ्वी तत्व संतुलित रहता है, हमारे व्यक्तित्व में एक ठहराव होता है, धैर्य होता है, संयम होता है। श्वास और श्वासों के भीतर की प्राण ऊर्जा को हमें समझने की जरूरत है। और इसके लिए स्वामी राम बताते हैं ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, जिसे PSSM में हम आनापानसति कहते हैं। सांसों को महसूस करना, शांत बैठे हुए, यह सबसे बड़ी विधि है। कई सारी चीजों की बात करी गई है इस पुस्तक में, उन सभी का भी महत्व है, लेकिन कुछ ना करते हुए जो सांसों का, प्राणों का मूवमेंट हो रहा है, उसे फील करना, हम उसकी बारीकियों में उतर जाते हैं। और इसे कबीर ने भी अपने अंदाज में कहा, मैंने पत्री जी के मुंह से सुना है, सगुण की करो सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सगुण और निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण यानी कि जो साकार रूप है, उसकी सेवा करनी चाहिए। घर में बुजुर्ग हैं या कितने लोग गायों की सेवा करते हैं, तो सगुण की, फिजिकल की सेवा करें। निर्गुण जो निराकार है, नॉन फिजिकल है, हमारी पराचेतना, पूर्णात्मा, इसके ज्ञान की जरूरत है। अध्यात्म का एक उद्देश्य स्वयं को, अपनी पूर्णात्मा को जान लेना है अनुभव से। सगुण की करो सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सगुण निर्गुण से परे, जो इन दोनों से अलग है या कहें बीच में है, यानी कि हमारी सांसें, तहां हमारा ध्यान। प्राण जो लिंक करती है हमारे भीतर अलग अलग जो आयाम हैं, भौतिक आयाम और मानसिक आयाम, हमारे इमोशंस और हमारी बॉडी। हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी में अलग अलग 5 तत्व। ये प्राण ऊर्जा रहस्य है स्वस्थ रहने का और अध्यात्म में आगे बढ़ने का। हम श्वास हर पल लेते हैं, लेकिन इसके महत्व को बहुत कम जानते हैं। सजगता बढ़ाएं, नियम से कुछ मिनट के लिए आंख बंद करके सांसों को महसूस करें। स्वामी राम कहते हैं यह सबसे बड़ी, सबसे उच्च साधना है, सांसों पर ध्यान लगाना। प्राकृतिक स्वाभाविक सांसों पर ध्यान लगाना, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाना। बुद्ध ने जिसे आनापानसति कहा, आना मतलब अंदर जाने वाली श्वास, अपाना बाहर आने वाली श्वास, और सती दोनों के साथ रहना,
या दोनों पर ध्यान लगाना। यहां पर एक बारीक पहलू और भी है। जो अंदर जाने वाली श्वास है, जिसे योग की भाषा में पूरक श्वास कहते हैं, बाहर आने वाली श्वास रेचक श्वास है। इन दोनों पर ध्यान तो हो, साथ ही साथ इन दोनों के बीच में है कुंभक, यानी कि स्पेस बिटवीन द ब्रेथ। और अंदर जाने वाली श्वास के बाद अंतर कुंभक है और बाहर आने वाली श्वास के बाद बाह्य कुंभक है। इस अंतर कुंभक पर और बाह्य कुंभक पर, और खासकर बाह्य कुंभक, बाहर जो श्वास चली गई है उसके बाद कुछ सेकंड का, कुछ मिली सेकंड का जो पॉज है, स्पेस एलिमेंट, उस कुंभक पर ध्यान लगाएं। कुंभक, बाह्य कुंभक पर ध्यान लगाते हुए आप अपनी निराकार चेतना, जो हम मूल रूप से हैं, उसका कोई आकार नहीं है दोस्तों। हम अपने नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस को अगर हम महसूस करना सीख लें, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आपकी जीवन कितना सुंदर हो सकती है। आप आनंद में जी सकते हैं। उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में इसे आनंदमय कोश कहा गया है। हमारे अस्तित्व का सबसे सूक्ष्मतम पहलू। जब हम अपने सबसे सूक्ष्मतम पहलू के प्रति जागृत हो जाते हैं, आनंद के तल पर, जीवन में कुछ ना रहते हुए भी हम आनंद में जी सकते हैं। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है कबीर। ये एक जुलाहे हैं, धन से कोई संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आनंद में है, मस्ती में है। आत्मा को अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर हम आत्मा के तल पर, अपनी नॉन फिजिकल चेतना के तल पर अपने आप को महसूस कर सके तो सांसों पर ध्यान, अंदर जाने वाली श्वास, बाहर आने वाली श्वास और इन दोनों के बीच का स्पेस, कुंभक, बाह्य कुंभक पर ध्यान आपको आपके अशरीरी चेतना के प्रति जागृत कर सकता है। ध्यान का नियमित अभ्यास करें। पतंजलि जी ने इसी को पर बार बार फोकस किया। हमारे 24 घंटे में 1 घंटे 2 घंटे तो हमें ध्यान में जरूर बैठना चाहिए। हमें अपने आप को प्राण ऊर्जा के स्तर पर अच्छे से महसूस करने की जरूरत है और आनापानसति ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन करते हुए अपने आप को नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस पर जगाने की जरूरत है। प्राण, वायु, हमारी श्वास और इमोशन, हमारा गुस्सा, हमारा डर, इनका कनेक्शन समझ में आ जाए, हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। गुस्सा आप चाहें तो कब निकालना है, कब नहीं निकालना है, आप कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं। कंट्रोल लाइफ अगर हम जीते हैं तभी जीवन जीने का मजा है। अगर परिस्थितियां हमें कंट्रोल करें तो फिर जीवन तो दुखों से भर जाता है, समस्याओं से घिर जाता है। प्राण पर नियंत्रण डेवलप करते हुए एक जागृत योगी की तरह, कॉन्शियस क्रिएटर की तरह जीवन जीना सीखें। पीएमसी हिंदी आपके जागृत होने की कामना करता है। स्वामी राम की साइंस ऑफ ब्रीदिंग को पढ़ें, प्राण ऊर्जा को समझें और अपने भीतर प्राण को बढ़ाएं। स्वामी राम की पुस्तक साइंस ऑफ ब्रेथ, जो अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है, लेकिन अगर ये हिंदी में उपलब्ध होती तो इसका नाम होता स्वरोदय, स्वर विज्ञान। भारत में यह नॉलेज योग की परंपराओं में तो जीवित है। सभी लोगों तक इस प्राण का ज्ञान पहुंचे,